नमस्कार बच्चों, यदुक जुडिशरी ऐसे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट लीगल ऐसे, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम ऐसे को किस प्रकार से लिखें, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा और जैसे जैसे पॉइंट मैं बताऊं आपको वो आप नोट डाउन करते जाइएगा और हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से इसको लिखना, फिर इसको एक बार आप याद कर लेना। ठीक है, याद करने के बाद में एक बार आपका ये जो पॉइंट आपके जो माइंड में है वो सेट हो जाएगा, तो आप उसके जो फॉर्मेट है उसके दौरान आप अपने जो ऐसे को लिख पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लीगल ऐसे कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखिए, मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं जो मैंने खुद ने आप लोगों के लिए हैंड रिटन में लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हाउ टू राइट लीगल ऐसे, विधिक निबंध को कैसे लिखें। कुछ पॉइंट होंगे, उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो लीगल ऐसे उसको लिखेंगे। अब आपका जो निबंध का टॉपिक कोई भी हो सकता है, ये पॉइंट सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे के टॉपिक को देखकर घबराना नहीं है। अपने मन और विचार, अपने जो शब्दों की जो विचारात्मक भावार्थ है, उनको आप लीगल लैंग्वेज में, लीगल भाषा में किस प्रकार से आप कन्वर्ट करते हो, किस प्रकार से आप जो फैक्ट है उसको आप इन ऐसे के जो बिंदुओं के अंदर लिखोगे, उसी के दरमियान आपको अपने नंबर है वो मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन यानी कुछ ऐसे आपको इस प्रकार से होंगे कि भाई जैसे भी हम ऐसे को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी जिस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे मैं एक टॉपिक आपको भी बताता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब उसके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें लिखनी होंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बैकग्राउंड वगैरह है, या उसमें जो कुछ लिमिट है, कहाँ पर ये अभी लागू है, कहाँ पर लागू नहीं है, और भारत में लागू हो रहा है तो कब होगा, कैसे होगा, ये सारे कुछ एक शॉर्ट परिचय। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हम जो आपका संविधान है आर्टिकल 44, उसमें आपको किस प्रकार से ये बताया गया है उसका भी हम हल्का सा चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हो जाएगा कि आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे, समझ गए, आउटलाइन, बैकग्राउंड एंड लिमिट्स, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए बच्चों। फिर आप सेकंड पॉइंट ध्यान रखोगे कि सिचुएशन या आप सर्कमस्टेंसेस के बारे में लिखोगे, परिस्थितियां क्या हो सकती है या इसमें क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, तो उसके बारे में हल्का सा बैकग्राउंड आपको लिखना है। जो कॉन्टेक्स्ट वाइज में आप जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, जो टॉपिक वाइज किया है ना, तो उसको आपको लिखना है। समझ गए बच्चों, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आपको ये लिखना है, प्रॉब्लम। अब जो टॉपिक आपको दिया गया है उसमें आपके जो टॉपिक दिया उसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दो वे में हो सकती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉब्लम के अंतर्गत आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जहां पर जो पॉपुलेशन है वहां पर उसको एग्री करेगा, और कुछ पॉपुलेशन उस ऐसी होगी जहां पर उसको उस टॉपिक के बारे में वो क्या करेगी कि एग्री नहीं करेगा। तो उन प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है कि पॉइंट वाइज वहां पे लिखना है और हल्का सा उसका इफेक्ट भी वहां पर लिखना होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो आपने ऊपर वाले पॉइंट में जो प्रॉब्लम्स लिखी है और उनका जो प्रभाव बताया है, अब आपको वहां पर हल्का सा सॉल्यूशन भी देना है। सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आप पैरावाइज में लिखो या आप बड़े बड़े पैरे में लिखो, नहीं, आपको लिखना है ओनली वन पॉइंट लिख सकते हो या टू पॉइंट लिख सकते हो, या आप मोर देन थ्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको सॉल्यूशन बताना है, यानी समस्या का जो आपको निवारण है किस प्रकार से हो सकता है, वो भी आप अपने विचारों के माध्यम से इसको लिखेंगे। समझ गए ना मेरी प्यारी बात, है ना। चलिए, फिर अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना कि जो आपने समस्या लिखी है और उस समस्या का समाधान भी आपने बता दिया है। ठीक है, उस समस्या का और समाधान का आप क्या करोगे कि उसी
निबंध के अंदर उसी ऐसे के अंतर्गत आप अपना मूल्यांकन भी उसको बताओगे, इवैल्यूएशन भी आप करोगे कि हमने जो पॉइंट बताए हैं, हमने जो सॉल्यूशन बताया है, उसका इफेक्टिव कितना हो सकता है उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हाउ इफेक्टिव, देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट हमने क्या लिखा, इवैल्यूएशन, हाउ इफेक्टिव आर द सॉल्यूशन विच इज मोस्ट इफेक्टिव। तो उसको भी आपको क्या करना है कि अपने शब्दों के दौरान, और शब्द कौन से होंगे, नॉर्मल शब्द नहीं लिखना है अपने को, अपनी लीगल भाषा के अंतर्गत आपको ये सारा कुछ समझाना है, लीगल फैक्ट्स को आपको इसमें लिखना होगा। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। फिर जो कुछ आपने लिखा है, नहीं जो भी आपने पॉइंटों में लिखा है, उनका आपको एक कंक्लूजन भी लिखना होगा। जो कुछ आपने ऊपर सारे पॉइंट लिखे हैं, चाहे आपने उसका बैकग्राउंड लिखा है, चाहे आपने उसको सॉल्यूशन लिखा है, चाहे आपने प्रॉब्लम लिखा है, चाहे आपने एवोल्यूशन लिखा है, ठीक है? तो उनका क्या करना है, एक शॉर्ट में हम कहते हैं ना जिस्ट लिखना, ठीक है? तो वो समराइज क्या करना है कि सारे पॉइंट का समराइज करना है, ठीक है? जो मेन मेन आपकी बातें उन पॉइंट में कंक्लूजन में आ जाए, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ और बातों का भी ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए ना? वेरी गुड। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो यहाँ पे बिंदु लिखे हैं, ठीक है? उनको ध्यान से समझना है, ठीक है? बस ये पॉइंट अगर आप याद रख लोगे तो आप अपना लीगल एसे को लिखने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है? मैं सारे कुछ ऐसे आपको यहाँ पर करवाऊंगा, आप टेंशन मत करिएगा, ठीक है? हर एक पॉइंट को, हर एक ग्रामर के जो लैंग्वेज है उसको भी सारा कुछ कैसे लिखना है, फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, घबराना मत, ठीक है? तो कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम एक विचारात्मक बात को लिख सकते हैं, कैसे हम कोटेशन डालेंगे, किस टॉपिक में कौन सी कोटेशन डालेंगे तो हमारे को अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, तो वो सारा कुछ मैं अभी इन आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? चलिए, तो आप बने रहिएगा, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, देखिए, कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इनको आप हमेशा लिखोगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक आपको एग्जाम में दे दिया हो, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये तो आपको लिखना ही है। समझ में आ गई बात? अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाता है दोस्तों। समझ गए ना? तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको लिखना है। जो आप भाषा को यूज कर रहे हो, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तो उस भाषा की जो ट्रांसपेरेंसी है और क्लियरिटी, ठीक है, वो होना जरूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कीड़े मकोड़ों की चाल उस भाषा के अंतर्गत लिख रहे हो, जो एग्जामिनर है वो चेक करने वाला है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने लिखा क्या है, ठीक है? तो वैसा नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये होता है कि चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी की जो आपके जो कथन है उसको आप बराबर प्रॉपर लिखें। चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप उसकी व्याकरण को भी प्रॉपर ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ए आ रहा है तो आपने ए लिखा ही नहीं, एन आ रहा है तो एन आपने लिखा ही नहीं, दिस, दोस, ये वेन, ये सारा कुछ आ रहे हैं आपने लिखा ही नहीं, भूल गए। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है? और पॉइंट नंबर चौथा है जो हैंडराइटिंग के बारे में बोलता है। ग्रामर आप समझ लिए, ग्रामर की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हैंडराइटिंग, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यानी हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो ये हम मान के चलेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो दूसरों की जो कैप नंबर आने के चांस है, वो आपकी अगर हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो दूसरों के जो बच्चे होंगे, दूसरे जो बच्चे होंगे लिखेंगे जिनकी हैंडराइटिंग कम सुंदर है, अच्छी नहीं है, तो उनके तुलनात्मक आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो कहने का मेरा ये उद्देश्य है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, अच्छी लिखनी है। समझ गए? अब जो पांचवा पॉइंट है उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि साइज ऑफ एसे क्या है। साइज ऑफ एसे, जैसे आपको एग्जाम में टाइम मिलता है कि भाई 15 से 20 मिनट के आपको टाइम मिल गया, या हार्डली आपको आधा घंटा 30 मिनट मिल गया ऐसे लिखने के लिए। तो उस 30 मिनट के अंदर आपको शब्दों में, चाहे वो 200 शब्दों में लिखना हो, चाहे आपको 150 शब्दों में लिखना हो, चाहे वो आपको 400 शब्दों में लिखना हो, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150 वर्ड्स, चाहे वो आपसे 200 वर्ड्स में पूछे, चाहे वो आपसे 400 वर्ड्स में पूछे, ठीक है?
चाहे कितने भी वर्ड्स में पूछे, लेकिन जितने वर्ड्स में वो पूछ रहा है आपको, उसी वर्ड्स में आपको वो लिमिट ध्यान में रखनी है। यानी हाँ, हो सकता है कि 5-10 वर्ड्स आपसे ज़्यादा हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि साइज़ ऑफ एसे का ध्यान में रखना है। जो आप पॉइंट बना रहे हो, पॉइंट भी आप क्या करोगे कि लिमिट रखोगे कि भई मेरे को जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में अगर मैं 50 शब्द डालूँ, ठीक है? तो सफिशिएंट है। 50 से आप 70 भी कर सकते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, और 70 से अगर आप ज़्यादा कर देते हो, शब्द डाल देते हो, तो वो आपके जो पीछे का जो पॉइंट वाइज़ आप लिखोगे, तो वहाँ पर वो टाइम भी कम लगे बचेगा आपके पास में, और शब्दों की जो आपके ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि शब्द और जो आप पॉइंट लिख रहे हो, तो उसकी जो सीमा है, पॉइंट किस हिसाब से आप लिख रहे हो, उसकी सीमा को ध्यान में रखते हुए आप लिखोगे, ठीक है? अब मेन जो टॉपिक आ रहा है आपके बीच में, कि रिलेवेंसी एंड फैक्ट, ठीक है? जैसे आपके पास में एग्जाम का पेपर आया और एग्जाम के पेपर में आपको कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिन पर आपको ऐसे लिखना है। बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? तो जो ऐसे आपको उस एग्जाम पेपर में दिए गए हैं, उस सॉरी, जो पेपर पर आपके जो पॉइंट दिए गए हैं और उन पॉइंट पर जो टॉपिक दिया गया है, उन्हीं टॉपिक की रिलेवेंसी, ठीक है? चाहे वो रिलेवेंसी आपके पॉजिटिव में हो, चाहे वो आपके नेगेटिव में हो, चाहे वो आपके फैक्ट हो या नेगेटिव हो या आंकड़े हैं, तो वो भी आपको क्या करना है कि लीगल जो टर्मिनोलॉजी है आपके, अगर सपोज करिए कि भाई हम लिख रहे हैं अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर ऊपर ऐसा लिखे हैं, तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भाई ऐसा लिख रहे हो, तो ऐसे के अंतर्गत आपको देखिए, हमारे पास में अगर ये लीजिए, देखिए हम अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऐसे लिख रहे हैं, यूसीसी पर, बहुत ही ध्यान से समझना, तो उस ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है, ठीक है? इंट्रो तो लिखना ही है। उसके बाद में आप उसकी प्रॉब्लम लिखोगे, उसके बाद में आप सॉल्यूशन दोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे कि उसका आप जिस्ट निकाल के लिखोगे, तो ये सारा कुछ आप लिखोगे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ अभी इसकी, फैक्ट की और रिलेवेंसी की, ठीक है? तो इन दोनों पॉइंट में आपको क्या करना है कि भई जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है? तो ये कहाँ तक रिलेवेंसी है? क्या भारत में जब इसको लागू कर दिया जाए तो स्थिति कैसी होगी, और अभी की स्थिति कैसी है, और फैक्ट वगैरह वो सारे कुछ आपको लिखने हैं। कुछ आप इसमें क्या कर सकते हो कि केस लॉज़ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? लीडिंग केस भी आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। समझ गए? समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? फिर कोटेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, कोटेशन लिखना। कोटेशन जब आप लिखते हो, जैसे मैं अभी एक कोटेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए। जैसे कोट्स वगैरह कैसे लिखते हैं, तो मैंने आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में 2 कोटेशन लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ ए नेसेसरी फॉर इंडिया सो दैट द सेम लॉज़ आर वैलिड फॉर एवरी सिटीज़न विदाउट टेकिंग रिलिजन्स इनटू कंसीडरेशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कोटेशन लिखोगे तो एक इफेक्ट पड़ेगा, जो कॉपी चेक करेगा आपकी, ठीक है? तो वहां पर उसको एक इफेक्ट दिखेगा, नहीं बच्चे ने क्या लिखा है, कोटेशन लिखा है, तो उसका जब ये पढ़ेगा तो वो एक उसका जांच करने का, कॉपी चेक करने का नजरिया कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको यही तो करना है। मेंस की कॉपी में आपको नंबर कैसे लेने हैं वो ही तो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। तो वो हर एक पॉइंट आपको कैसे गेन करना है, इन्हीं माध्यम से आप कर पाओगे, ठीक है बच्चों? फिर दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि ऑल कम्युनल डिस्प्यूट विल एंड व्हेन यूनिफॉर्म सिविल कोड बिकम ब्रांड। तो इस तरह के कोटेशन आप लिखोगे तो क्या उसके जो पढ़ने वाला जो टीचर होगा ना, उसके माइंड में क्या बन जाएगा, भाई हाँ बच्चे ने एक शानदार कोटेशन लिखा है, उसकी जो ऐसे की शुरुआत वो कोटेशन से हुई है। तो आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट को ऐसे लिखोगे कि वो एक अट्रैक्टिव लगे, ठीक है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को?
ऐसा नहीं है कि आप अपने मन की सारी मनगढ़ंत कहानी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने लिख दी, नहीं, फैक्ट भी लिखना है, रिलेवेंस भी लिखनी है और क्या लिखोगे, कोटेशन भी लिखोगे। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही बढ़िया। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग वंस माइंड, ये भी होना चाहिए कि भाई आप जो लिख रहे हो, ठीक है, वो आप अपनी सारे पहलुओं को, ठीक है, मद्देनजर रखते हुए लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही पॉइंट पर अटक गए और उसी पॉइंट पर आप चल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप ऐसे पर टॉपिक दिया गया है और उसी टॉपिक के अंतर्गत हर एक आपको एरिया के अंतर्गत जाना है और उसमें आपको लिखना है। समझ गए मेरी बात को? फिर कुछ आप ऐसे करोगे कि भाई आपको उसको अट्रैक्ट बनाने के लिए वहां पर कुछ फ्लोट चार्ट वगैरह भी दे दिए, ठीक है, कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आपने उसमें डाल दिया ताकि वो आपका ऐसे इस प्रकार से लगे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो भी वो टीचर आपकी कह सकते हैं कि कैलकुलेट कर ले वो, ठीक है, कि भाई उसका जो माइंड है, ठीक है, वो भी उसको समझ पाए। फ्लो चार्ट में डायग्राम, अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी अपन लिखेंगे बनाएंगे ना, तो वहां पर भी अपने को नंबर है अच्छे मिल सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ आप लोगों के लिए हैंड रिटन भी कुछ बातें लेकर आया हूं, वो भी आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो चैनल है यदिक जुडिशरी ऐसे क्लासेस, ठीक है, और जुडिशरी एग्जाम जो होते हैं उनमें अगर ऐसे टॉपिक होता है आपके, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए, देखिए सारा कुछ मैंने बता दिया है। हाउ टू राइट ए लीगल ऐसे की फीचर्स क्या होंगे, विधिक निबंध लेखन की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आपको क्लियर स्ट्रक्चर यानी स्पष्ट संरचना बनानी होगी कि हम क्या क्या बिंदु उसमें लिखेंगे, ठीक है। यानी डिवाइड द एसे इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी और एंड कंक्लूजन। तो ये मैं सारा कुछ मैंने अभी उन पॉइंटों के माध्यम से अभी पहले बताया था। इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, बॉडी लिखनी जरूरी है, कंक्लूजन लिखना जरूरी है, ठीक है। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष विभाजित करना होगा। फिर कॉन्टेक्स्ट, आपको प्रासंगिक भूमिका भी लिखनी होगी। विषय के जो संक्षिप्त परिचय है, कोई कानूनी सूक्ति हो सकती है, अनुच्छेद हो सकता है, प्रसिद्ध न्यायविद उद्धरण है, वो भी आप क्या कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लीगल मैगजीन वगैरह हो गया, आर्टिकल हो गया, फेमस जूरिस्ट वगैरह हो गया, वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। फिर डिफाइन द कंसेप्ट, परिभाषा स्पष्ट करें। जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया है उस टॉपिक की अगर अपने बैरक के अंतर्गत कोई भी ऐसी परिभाषा दी गई हो तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो, ठीक है। कानूनी शब्दों की स्पष्ट प्रामाणिक परिभाषा भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। संविधान या न्यायिक जो निर्णय है वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर रिलेवेंट केस लॉस, जो संबंधित निर्णय है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो भी आप लिखोगे, ठीक है। सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विथ लैंडमार्क जजमेंट वगैरह, अपने तर्कों को महत्वपूर्ण निर्णय से आप क्या करोगे, प्रमाणित भी करोगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। घबराना नहीं है, ठीक है। आप अगर मेरे साथ में जुड़े हो तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा कर जाऊंगा और आप सीखोगे, ठीक है। घबराना नहीं है, बस आपको बस एक काम करना है, इस चैनल को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है और सब्सक्राइब करवा लेना है, ठीक है। चलिए, फिर आप क्या करोगे कि पॉइंट नंबर 5 क्या करोगे, बैलेंस्ड आर्गुमेंट लिखोगे, तटस्थ और संतुलित दृष्टिकोण भी आप अपना रखोगे, ठीक है। कि प्रेजेंट बोथ साइड, यानी आपको क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की साइड में आप क्या करना है कि इश्यूज बताने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंक्लूड विथ योर एनालिसिस। ये सारा कुछ मैंने उन पॉइंटों के माध्यम से भी आपको बताया है और यहाँ पर भी आपको मैं बता रहा हूँ। यदि विषय विवादास्पद है तो दोनों पक्षों को तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना और तार्किक निष्कर्ष भी वहां पर देना होगा, ठीक है। फिर लीगल लैंग्वेज विथ सिंप्लिसिटी, सरल लेकिन विधिक भाषा के अंतर्गत आपको उसमें लिखना होगा। विधिक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, लेकिन भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप उसमें अनुच्छेद धारा उसका यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको अनुच्छेद धारा जो आवश्यक हो वहां पर उसका उल्लेख भी करना है, ठीक है। जैसे सपोज करें कि हम वुमेन्स पर लिख रहे हैं तो पॉक्सो एक्ट भी आप उसमें लिख सकते हो, सेक्सुअल हरेसमेंट 2013 वो एक्ट लिख सकते हो, वगैरह वगैरह। जो आपके चाइल्ड जो आपके जज एक्ट है उसके बारे में भी आप कुछ डाल सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस
टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया है, उस टॉपिक के रिलेवेंट डायरेक्ट की जो कुछ आपके प्रामाणिक सेक्शन है, उसके बारे में आप ज़िक्र कर सकते हो और वहाँ पर आप उनके बारे में कुछ अंदर की बातें भी लिख सकते हो। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। फिर आता है डायग्रामेटिक और टेबल। यदि संभव हो तो आप उसमें फ्लोर चार्ट वगैरह टेबल्स को भी कॉम्प्लेक्स जो आइडिया वगैरह है ऐसे का, वो भी आप क्या कर सकते हो, इजी वे में समझा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी आप आराम से कर सकते हो। फिर 9th नंबर पॉइंट है कि कंक्लूजन, निष्कर्ष भी आपको लिखना है। समराइज की पॉइंट्स एंड गिव ए वे फॉरवर्ड, सजेस्ट और रिफॉर्म्स। ये भी आपको क्या करना है कि मुख्य बिंदु को संक्षेप में लिखना है और समाधान है, सुधार है, उसका भी आप सुझाव भी वहां पे दोगे। फिर ओरिजिनल थिंकिंग और लीगल इंसाइट वगैरह, अगर स्वतंत्र सोच है और विधिक दृष्टिकोण है, वो भी आप क्या करोगे उसमें लिखोगे। तो आपकी जो कानूनी सोच है, विश्लेषण क्षमता है, वो भी वहां पर झलकनी चाहिए। तो इस तरह से आप अगर अपने एक ऐसे के अंतर्गत बिंदु को रखते हो तो आपके डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों आपके जो नंबर हैं वो मिलेंगे आपको। जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखना और फैक्ट और रिलेवेंसी की बातें लिखना, अदर कुछ भी मत लिखना। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट हम बहुत ही सारा कुछ इसमें कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आपके बीच में आने वाला है वो टाइप ऑफ ऐसे के बारे में आएगा कि भाई हम किस प्रकार से फॉर्मेट को रखें। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा और ऐसे के 1 to 1 में आगे आपको डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो यद्विक जुडिशरी ऐसे क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और इस चैनल को और आप सभी का प्यार बनाए रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा ये पॉइंट वगैरह, बहुत ही शानदार होगा, मैं ये समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपके लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे यहाँ पर लेकर आऊँगा और आप सभी की मेहनत, मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आप अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से मार्क्स है वो जुडिशरी में हासिल कर पाओगे। आप एक उच्च पद पर बैठ पाओ, ये मेरा और आप दोनों का सपना है, वो ज़रूर साकार होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।